हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट एंड ईएससी ट्यूटोरियल्स में। कम्युनिकेशन में ही हम आगे चलते हैं और आज हम इसमें लेके आए हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि एक क्या कर लेता हूँ, एक मैं मैसेज सिग्नल लेता हूँ जो XT के इक्वल है। XT मैंने यहाँ डिनोट कर दिया है, ठीक है ना। XT कुछ आपका इस तरीके से है। एक कैरियर सिग्नल लेता हूँ AC cos ओमेगा CT, जो मेरा कुछ इस तरीके से दे रखा है मैंने। इसमें आप ध्यान दें जो cos ओमेगा C की जो वैल्यू है, जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल से। ठीक है, जो आपका मैसेज सिग्नल है उससे आपकी जो कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये कुछ इस तरीके से आता है, -ओमेगा m से +ओमेगा m तक आता है। ठीक है ना। अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो जो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है ये कुछ इस तरीके से आता है, पाई ऑफ डेल ओमेगा, आपको पता है पाई ऑफ डेल ओमेगा -ओमेगा c डेल ओमेगा +ओमेगा c। ठीक है, ये तो आर्बिटरी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, ये तो आपका यही होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप किसी कॉस वेव का फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे तो यही होगा। इसमें मैंने AC नहीं लिखा है, AC लिख सकते हैं। तो एक जो एम्पलीट्यूड, एक जो पल्स होती है, सॉरी, एक जो इम्पल्स होता है वो शिफ्ट हो जाता है +ओमेगा c पे, और दूसरा जो इम्पल्स होता है वो आपका -ओमेगा c पे आ जाता है। आप सब दोनों सिविल सिस्टम में पढ़ा होगा। अगर मैं DSB-SC के जनरेशन की बात करता हूँ तो क्या करते हैं, एक XT लेता हूँ मेरा मैसेज सिग्नल। ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ, टाइम डोमेन में ही मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। मल्टीप्लाई करा देता हूँ किसके साथ, AC cos ओमेगा CT के साथ। ये मेरा कैरियर सिग्नल है। कहाँ से जनरेट करा है मैंने, ये मैंने जनरेट करा है वोल्टेज कंट्रोल, ये मैंने जनरेट करा है आपका वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर से। ठीक है, अगर आपको पता होगा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हो, यूजिंग वेक्टर डायोड। ठीक है, यूजिंग वेक्टर डायोड हम बनाते हैं। तो उससे मैंने क्या जनरेट करा है, उससे मैंने AC cos ओमेगा CT जनरेट करा है। XT, इन दोनों का टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होगा, AC XT इंटू cos ऑफ ओमेगा CT आ जाएगा DSB-SC का सिग्नल। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर आप कभी भी ऐसा सिग्नल बनाना हो, बेटा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा सिग्नल बनाना हो तो क्या करो, XT का तो आप एनवलप बना लो ऊपर नीचे। XT मेरा क्या था, XT मेरा ये था। मैंने क्या करा, मैंने इसका एनवलप बना लिया। ठीक है, एक मैंने नीचे ले लिया, एक मैंने ऊपर ले लिया। मैंने क्या करा, मैंने इसका एनवलप बना लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इस तरह ले लिया और दूसरा मैंने इस तरह लेके मैंने क्या करा, इनका एक एनवलप बना लिया। और जैसे ही मैंने एनवलप बनाया, फिर उसके अंदर मैं क्या करूँ, उसके अंदर मैं cos इंटू ओमेगा CT का मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर आपको ऐसा सिग्नल कभी बनाना है तो आपको क्या करना होगा, आप क्या करें, जो आपका XT है मैसेज सिग्नल है, कोई भी सिग्नल हो जो भी आपका cos से मल्टीप्लाई, उसका आप एनवलप बना लें। एक मैंने एनवलप इस तरह बना दिया, उसकी मैंने मिरर इमेज ले ली और अंदर मैंने cos सिग्नल का, यानी ये तो मेरा क्या, ये तो मेरा मैसेज सिग्नल है X ऑफ T, और ये क्या है मेरा, ये मेरा कैरियर सिग्नल था जो कि था मेरे AC cos ऑफ ओमेगा CT। ठीक है, अंदर क्या कर दिया मैंने, AC cos ओमेगा CT बना दिया और ऊपर क्या कर लिया, एनवलप ले लिया एक XT का, उसी की मैंने क्या ले ली, मिरर इमेज ले ली। जो मेरा मैसेज सिग्नल था उसकी मैंने मिरर इमेज ले ली। ठीक है, ये तो वही टाइम डोमेन की एनालिसिस की बात। ठीक है, आगे चलते हैं अपन इसमें। अब देखो, क्योंकि आपने करा क्या था, क्योंकि जब आपने XDT निकाला, ये जो आपने XDT निकाला वो कैसे निकाला है आपने, XDT में कराया आपने AC XT cos ओमेगा CT। आपने AC cos ओमेगा CT में किसका मल्टीप्लाई कराया है, आपने इसमें AC का मल्टीप्लाई कराया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जो भी टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या बन जाता है, कन्वोल्यूशन। देखिए XDT मेरा वही था, XDT मेरा था XT cos ओमेगा CT इंटू AC cos ओमेगा CT क्या था, मेरा कैरियर सिग्नल था। ये मेरा कैरियर सिग्नल है, ये क्या है, मेरा मैसेज सिग्नल, ये मैंने पीछे निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब ये जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, टाइम डोमेन में जो भी मल्टीप्लिकेशन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वोल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा। यानी अगर मैं XD ओमेगा निकालूंगा आपका तो किस तरह निकलेगा, इस XT का तो X ओमेगा हो जाएगा कन्वर्ट विद पाई। ठीक है, अब cos ओमेगा CT का मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, cos ओमेगा CT, AC तो आपको कॉन्स्टेंट है, AC मैं बाहर लिख दूंगा। cos ओमेगा CT का मैं आपको पहले बता चुका, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा C प्लस का डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा C। ये तो हो गया मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका, XT का। और ये क्या है, मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसका, cos ओमेगा CT का। और AC का AC मैंने यहाँ लिख दिया। क्यों लिख दिया मैंने ये, क्योंकि ये तो मेरा कॉन्स्टेंट टर्म था। ठीक है, अब आपने कभी भी करा हो, अगर इम्पल्स का आप किसी भी, लेट अस सपोज f ऑफ t है, कन्वॉल्व होता है डेल t-1 से, तो आंसर जो आता है वो आता है f ऑफ t-1। ठीक है ना। वहीं अगर f ऑफ t है, ये आपका कन्वॉल्व होगा डेल ऑफ t+2 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा f ऑफ t+2। मतलब जो शिफ्टिंग होती है वो एज इट इज आ जाती है। ठीक है ना, और आपका इम्पल्स फंक्शन हट जाता है, ये शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो वही हुआ, जैसे x ओमेगा का होगा, पाई तो बाहर आ जाएगा, पाई AC दोनों बाहर आ जाएंगे। x ओमेगा का कन्वोल्यूशन होगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा C से, क्या आ जाएगा, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा C, जैसे यहाँ आ गया था। ठीक है, प्लस x ओमेगा का जब डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा C से होगा तो ये हो जाएगा x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा C। ठीक है, तो जो XD ओमेगा है ये कैसा आ जाएगा, आप देखिए x ऑफ ओमेगा मतलब x ऑफ ओमेगा कहाँ शिफ्ट कर दिया आपने, एक तो प्लस ओमेगा C पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और दूसरा आपने माइनस ओमेगा C पे शिफ्ट कर दिया। x ऑफ ओमेगा था कैसा आपका, x ऑफ ओमेगा था आपका इस तरीके से। ठीक है, इसको आपने क्या करा, इसको आपने पहले तो प्लस ओमेगा C पे शिफ्ट कर दिया, तो ये आपको प्लस ओमेगा C पे, मतलब ये जो x ऑफ D ओमेगा है ये तो एक तो आपने प्लस ओमेगा C पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि माइनस ओमेगा C का मतलब प्लस ओमेगा C होता है। और दूसरा आपने कहाँ शिफ्ट कर दिया, दूसरा आपने माइनस ओमेगा C पे कर दिया। एक प्लस ओमेगा C पे, दूसरा माइनस ओमेगा C पे। ये आ जाएगा आपका, नहीं आ जाएगा। जो आपका ओमेगा m था, जो आपका यहाँ पे ओमेगा m था, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा C प्लस ओमेगा m। ठीक है ना, 0 ओमेगा C में आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे 0 था वो क्या हो गया, ओमेगा C हो गया। सब में क्या हो जाएगा, ओमेगा C का प्लस हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर नेगेटिव वाले में देखेंगे तो सब में ओमेगा C का माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अगर मैं अब इसमें बैंडविड्थ की बात करता हूँ, जो मेरी बैंडविड्थ आएगी वो मेरी होती है हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो भी मेरी बैंडविड्थ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो हायर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर पॉजिटिव, तो हायर पॉजिटिव क्या ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस का हायर लोअर पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली नहीं है, लोअर पॉजिटिव कौन सी, ये वाली, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम माइनस ऑफ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम करेंगे 2 ओमेगा एम। तो इसमें अगर हम ध्यान दें कि जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर की, वही बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट किसकी है, डीएसबी-एससी की है, ठीक है ना। तो बैंडविड्थ में तो इसका फ़ायदा है नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़ायदा कहाँ है इसका, फ़ायदा अगर आप नोटिस करो कि जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फुल कैरियर वाला सिग्नल भेजते थे तो उसमें कैरियर सिग्नल आता था, यहाँ पे कैरियर पावर आती थी, ठीक है। कैरियर सिग्नल का एक और पार्ट आता था, कैरियर सिग्नल इस तरीके से आता था उधर, ठीक है, इस तरीके से बनते, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है आपका पावर सेविंग का, कि आपने अगर एनालिसिस करा हो तो 66.67% पावर जो है कैरियर में वेस्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। बाकी बची पावर में ही इन्फॉर्मेशन होगी, कैरियर में तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, तो 66.67% पावर आपकी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है कैरियर में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कैरियर सिग्नल आएगा नहीं तो हम पावर सेव कर पाएंगे, और दूसरी इसकी एप्लीकेशन है कि ये कलर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन में काम आती है टीवी में, फॉर द कलर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन इन टीवी में। अगर आपको कलर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी है तो उसके काम में आता है कलर इन्फो। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं वीएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्टिजियल साइड बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। वेस्टिजियल साइड बैंड इज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कंपोजिट वीडियो सिग्नल इन टेलीविजन, ठीक है। वो कंपोजिट वीडियो सिग्नल ट्रांसमिशन करने के काम में आता है। यहाँ जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ कलर इन्फॉर्मेशन अगर आपको ट्रांसफर करें टीवी में तो आप किसका यूज़ करते हो, डीएसबी-एससी का यूज़ करते हो। ट्रैफिक सिग्नल्स कंट्रोलिंग में आप डीएसबी-एससी का यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यूज़ हैं, यही 2 हैं आपकी मेन, तो मैंने आपको बता दिया, आप और पढ़ सकते हैं बुक में से। अब आती है जनरेशन की बात कि हम किसी भी डीएसबी-एससी सिग्नल को जनरेट किस तरह कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जनरेशन के लिए, सबसे पहली टेक्निक मैं अपनाता हूँ स्विचिंग मॉड्यूलेटर। स्विचिंग मॉड्यूलेटर में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर में बता चुका हूँ, उसकी एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक मैं क्या लिखता हूँ, किसी भी तरह मानिए अगर मैं रेक्टेंगुलर पल्स को जनरेट कर लूँ तो रेक्टेंगुलर पल्स का जो जनरेशन होगा वो इस तरीके से है कि ऐसे 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 ये नेगेटिव साइड में भी है आपकी रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है ना, ये आपकी नेगेटिव साइड में भी है, पॉजिटिव साइड में भी, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड मैंने मान लिया टी, इसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t हो जाएगी, यही मैं ओमेगा सी मान लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, अगर आप किसी रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या आता है, एक सैम्पलिंग फंक्शन आता है, ठीक है। अगर आप किसी रेक्टेंगुलर पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, एक सैम्पलिंग फंक्शन आता है। लेकिन अगर वहीं आप एक रेक्टेंगुलर पल्सेस की ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम पीरियोडिक सिग्नल, या मैं केवल एक रेक्टेंगुलर सिग्नल पल्स ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि माना आपके उसको पीरियोडिक सिग्नल आ गया, ठीक है ना। आप पीरियोडिक सिग्नल का आपको कहा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो, तो आप क्या करोगे, आप पीरियोडिक सिग्नल के किसी एक पीरियड का तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे। जैसे यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर पल्स की एक पीरियड का मैंने क्या करा, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, जो कि सैम्पलिंग फंक्शन होता है। और बाकी बच्चे जो हैं, अब बाकी बच्चों का कैसे निकालेंगे, बाकी बच्चों में आप ये करेंगे कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने का आप इम्पल्स लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने माना एफ एस बराबर जो ओमेगा सी की इक्वल मान ली थी मैंने माना 1/10, तो 1/10 फ्रीक्वेंसी आ गई, और उतने ही सैंपल आप सैंपल स्पेस रख लेंगे, उतने से ही आप सैंपल कर लेंगे। जैसे पहला सैंपल इसका ओमेगा सी, दूसरा हो जाएगा इसका 2 ओमेगा सी, क्योंकि ओमेगा सी थी, तीसरा इसका 3 ओमेगा सी, 4 ओमेगा सी, मैंने सैंपल्स कर लिए। तो अपन ध्यान रखेंगे, अगर कभी भी अपने को किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म करना हो तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक पीरियड का अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, फिर बाकी बच्चों को फिर उस पूरे का क्या कर लेंगे अपन। अगर अपने का एक पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है तो क्या करेंगे, बाकी को अपन उसको जो फोरियर ट्रांसफॉर्म उसको क्या कर देंगे, सैंपल कर देंगे। और जो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी रखेंगे वो क्या रखेंगे अपन, जो उसका टाइम पीरियड होगा पीरियोडिक सिग्नल का, उसका क्या रखेंगे, उसका 1/t कर देंगे कि 1/t ही आपका क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अच्छा, स्विचिंग मॉड्यूलेटर में अगर देखिए ये टाइम डोमेन में आपका मैसेज सिग्नल है, अगर यहाँ ये दोनों मॉड्यूलेट हो रहे थे तो मैंने x ओमेगा मान लिया, इसका मैं आर्बिट्ररी फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लेता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्या होंगे, कन्वॉल्व होंगे। अभी हम पीछे होके आए हैं, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी 2 सिग्नल कन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो 2 सिग्नल क्या हो रहे थे, तो मैसेज सिग्नल था, ये आपने कैरियर सिग्नल जनरेट करा था, ये 2 सिग्नल यहाँ पे टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होंगे, आपके कन्वोलेट होंगे। मैंने अभी आपको बताया था किसी आप इम्पल्स का किसी सिग्नल के साथ फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो क्या आता है, वही सिग्नल आएगा, लेकिन वो शिफ्ट हो जाएगा जितने का आप इम्पल्स देंगे। जैसे पहले आपने डेल्टा टी दिया, बस 0 का आपने दिया, 0 से मल्टीप्लाई आएगा तो कहीं सिग्नल शिफ्ट नहीं होगा, वही एक्स ओमेगा आ जाएगा आपको, ठीक है। जो ये था सेम, ये एक ही शेप है ना बेटा, शेप में मत सोचिएगा कि कोई डिफरेंस है, ये एक ही शेप है। सबसे पहले आपने क्या करा, जो इम्पल्स था 0 पे उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करा तो सेम सिग्नल आ जाएगा आपका। फिर इम्पल्स था आपको ओमेगा सी पे, तो ये अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा सी के इम्पल्स का, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ओमेगा सी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर था 2 ओमेगा सी पे, 2 ओमेगा सी पे, हाँ आपकी क्या आपकी आपका एम्पलीट्यूड कम होता चला, क्योंकि सैम्पलिंग फंक्शन का एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है, ठीक है ना, वो बात अलग है। 3 ओमेगा सी से कराएंगे तो 3 ओमेगा सी पे शिफ्ट हो जाएगा आपका। सेम आप क्या करेंगे इसको, आप फिर माइनस ओमेगा सी वाले से कराएंगे तो माइनस ओमेगा सी पे शिफ्ट हो जाएगा। अब -2 ओमेगा सी से कराएंगे तो -2 ओमेगा सी से, अब -3 ओमेगा सी पे चलाएंगे -3 ओमेगा सी, सोन चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एक बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे सॉरी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे, और जो बैंड पास फिल्टर होगा
उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ओमेगा सी पे ट्यून्ड होगा, मतलब नियर बाय फ्रीक्वेंसी उस ओमेगा सी पे, यानी ये पास कर देगा ओमेगा सी प्लस ओमेगा है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा है, यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी पास कर देगा, पॉजिटिव में ये और नेगेटिव में ये आपकी बैंड पास फिल्टर पास कर देगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या आपका, अगर आप इसको पास कर दोगे, अगर आप पास कर दोगे तो क्या वैसे बन जाएगा, ये आ जाएगा, ये एक आपका पॉजिटिव ओमेगा सी में, एक आपका माइनस ओमेगा सी, यही तो होता है आपका DSBSC तो आप जनरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम वेरिएंट लीनियर सिस्टम। तो टाइम वेरिएंट लीनियर सिस्टम में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे इसको कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर ये ट्रांसफर फंक्शन होता तो यहाँ पे क्या होता, कन्वोल्यूशन होता, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा XT का ओमेगा के XT का ओमेगा CT से AC ओमेगा CT से मैंने मल्टीप्लाई करा, यहाँ AC और आएगा, तो ये मल्टीप्लाई करा है, लेकिन ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ट्रांसफर फंक्शन होता तो यहाँ पे मैं कन्वोल्यूशन करता, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, गेन है, आप कह सकते हैं BJT का गेन है, क्योंकि ये BJT नहीं ले सकते क्योंकि लीनियर टाइम वेरिएंट है ना, टाइम वेरिएंट है और लीनियर है, तो BJT का टाइम वेरिएंट, क्योंकि जब भी हम ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, हम जो ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं वो हमेशा टाइम इनवेरिएंट LTI सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लेते हैं, लेकिन यहाँ हम ट्रांसफर फंक्शन नहीं ले सकते। ये मान लेता है एक सिस्टम है, उसका गेन है, तो ये क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ है गेन से, तो ये आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए, और इसका गेन, इस सिस्टम का गेन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा एक DSBSC सिग्नल बनना है, नहीं बनना, ठीक है ना। ये मैंने VCO से बना लिया अपने, सेम अगर मैं CT अंदर ले मानो, CT इसका गेन है जो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि कस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी एक DSBSC सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन टाइम वेरिएंट नॉन लीनियर सिस्टम पे। अब देखिए नॉन लीनियर सिस्टम में आपका डायोड आ जाता है, ठीक है ना। तो आप सब लोग जानते हैं डायोड की इक्वेशन क्या होती है, आप सब लोग जानते हैं कि डायोड की इक्वेशन क्या होती है, डायोड की इक्वेशन होती है ID = IS e टू द पावर ऑफ VD अपॉन ईटा VT -1, ठीक है। अगर मैं e की पावर x का टेलर सीरीज से, ये मैंने क्या लिखी है, मैंने टेलर सीरीज लिखी है, टेलर सीरीज से मैं अगर इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो e की पावर x -1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ले आऊँ उसको तो ये तो 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल करके हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँ, इसको मैं -1 कर लूँ, e की पावर x -1 और k का इस पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इस तरीके से हो जाएगा कुछ। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो IS की जगह तो k है, यानी मैं यहाँ पे IS × x लिख सकता हूँ, और x की जगह क्या है VD अपॉन ईटा VT, तो मैं क्या लिख सकता हूँ IS × VD अपॉन ईटा VT लिख सकता हूँ, प्लस IS, क्योंकि k की जगह IS है और x² की जगह क्या है VD अपॉन ईटा VT, तो VD अपॉन ईटा VT का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और अगर मैं स्मॉल सिग्नल एनालिसिस कर रहा हूँ तो स्मॉल सिग्नल एनालिसिस में मैं हायर पार्ट इसका नेगलेक्ट कर दूंगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं इस चीज़ को, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना, जब हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा था, अगर मैं इस चीज़ को A मान लूँ और इस चीज़ को मैं यहाँ पे B मान लूँ, तो क्या मैं नहीं लिख सकता, सॉरी इस 2 को भी अंदर ले लूँ यहाँ पे, ठीक है। इस चीज़ को मैं अगर B मान लूँ तो मैं क्या नहीं लिख सकता कि A × VD + B × VD² लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा, एक डायोड का करंट हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस मोड, अब देखिए अब हम सर्किट बनाते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर का। 2 डायोड है आपके, ठीक है, और 2 आपके बैंड पास फिल्टर है, ठीक है। जब मैं डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगा, मैं मान लेता हूँ कि ये जो बैंड पास फिल्टर के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 है, मैं मान लेता हूँ ये दोनों नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इनके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है आपका वो क्या है, आपका 0 है, जो भी रेजिस्टेंस है वो आपका क्या है, 0 है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं वोल्टेज VD निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा, इधर मैं KVL लगा दूँ तो हो जाएगा माइनस का XT ऊपर वाले में लगा रहा हूँ, प्लस का VD माइनस का AC cos ऑफ ओमेगा CT, यानी अगर मैं बताऊँ आपको तो VD कितना आ जाएगा, VD1, इसको मैं VD ही मैं दोनों डायोड को सेम बोल ठीक है। VD = क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा XT प्लस का AC cos ऑफ ओमेगा CT आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर में वाले में मैंने KVL लगा दिया, तो ये ID1 मान लिया, तो इसमें कितना करंट आ रहा है, ये देख लीजिए, ID1 बराबर क्या हो जाएगा, A VD बना दिया मैंने, ठीक है, होगा, हाँ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी लेकिन वोल्टेज तो सेम होगा, ठीक है। तो मैंने VD निकाल दिया, ऊपर वाले के अक्रॉस वोल्टेज तो ये आ रहा था मेरा, मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा ID = A × VD की जगह रख दूंगा XT + AC cos ओमेगा CT प्लस B की जगह रख दूंगा XT + cos ओमेगा CT का होल स्क्वायर, तो वही मैंने यहाँ पुट कर दिया, देख लीजिए सेम। जब मैं नीचे वाले में KVL लगाऊंगा तो नीचे वाले में KVL लगाऊंगा तो आप देख लें यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस का VD, ठीक है, माइनस AC cos ओमेगा CT, तो ये प्लस माइनस है ना, माइनस का AC cos ओमेगा CT प्लस XT हो जाएगा = 0। तो जो VD आएगा नीचे वाले में जो मैं करूँगा, तो VD नीचे वाले में अगर KVL लगाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका x ऑफ t माइनस का XT प्लस का AC cos ओमेगा CT, यानी नीचे वाले कितना रहा, AC cos ओमेगा CT माइनस XT, यही लिखा था मैंने, तो मैंने यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो इसको मैंने तो ID1 मान लिया, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं ID2 मान लेता हूँ, तो ID1 और ID2 मैंने दोनों यहाँ लिख लिया, AC cos ओमेगा CT माइनस XT प्लस B × AC cos ओमेगा CT, ठीक है। अब देखिए जो अब तक मैं क्या मान रहा था, जो मैं बैंड पास फिल्टर के वोल्टेज इसको नेग्लिजिबल मान रहा था, अब मैं मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको मुझे यही फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर टोटल इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करूँ V0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ V0 की जो वैल्यू है वो क्या है, V01 माइनस V02, क्योंकि देखो करंट ऐसे आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा V01 माइनस का V02, ठीक है। V0 = V01 माइनस का V02, ये लिखा है V0 = V01 माइनस का V02। अब मैं इन दोनों के का जो बैंड पास फिल्टर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैं R मान लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो जाएगा ID1 × R माइनस ID2 × R। आप दोनों का करके देखिए, करके देखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका V0 = आप क्या करेंगे, इसमें R का मल्टीप्लाई करेंगे, ID1 में R का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ID2 में R का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा इसको आप,
एक्सपेंड कर दिया आपका ये आंसर आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू आर 2xt a प्लस बी 4xt ac cos ओमेगा सी। ठीक है, अब क्योंकि ये अभी बैंड पास फिल्टर का आउटपुट है, तो बैंड पास फिल्टर क्या, बैंड पास फिल्टर तो हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा, तो ये तो लोअर फ्रीक्वेंसी है मैसेज सिग्नल, तो उसको तो पास करेगा नहीं, तो किसको पास कर देगा, केवल इसको पास करेगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ओमेगा सी माइनस ओमेगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, कॉन्वोलेट होंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो क्या होगी फ्रीक्वेंसीज जुड़ जाएंगी। ठीक है, हम पहले ही देख चुके हैं ये चीज़। तो अगर मैं इस पूरे को, ये आ जाएगा आपका, अगर इस पूरे को मैं AC डैश से रिप्रेजेंट कर लूँ तो ये हो जाएगा मेरा AC डैश XT, इस पूरे को ये लेके इस AC 4RB को अगर मैं AC डैश से रिप्रेजेंट कर लूँ तो मेरा हो जाएगा AC डैश XT इंटू कॉम्बिनेशन के हमने 3 तरीके देखे। सबसे पहले हमने देखा स्विचिंग मॉड्यूलेटर से हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं, फिर हमने देखा टाइम वेरिएंट लीनियर सिस्टम से किस तरह कर सकते हैं, फिर हमने देखा टाइम वेरिएंट नॉन लीनियर सिस्टम से किस तरह कर सकते हैं। टाइम वेरिएंट नॉन लीनियर में आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर आता है। ठीक है, अब आते हैं डिटेक्शन किस तरह करते हैं DSBSC का। तो डिटेक्शन के लिए देखिए, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो है एनवलप डिटेक्टर से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। अभी मानिए आपका यहाँ है सिग्नल, लेटर सपोज आपका यहाँ है सिग्नल, तो जब आप इस सिग्नल को बना कैसे रहे हैं, जब आप सिग्नल बनाते हैं XT इंटू AC cos ओमेगा CT ऐसे करके बना रहे हैं आप इस सिग्नल। XT में आपने सीधे क्या कर दिया, cos ओमेगा CT का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमने केस लिया था उसमें पहले ही XT ऊपर था, इसलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमने सबसे पहले केस लिया था मैसेज सिग्नल का, इसमें XT क्या था आपका ऊपर था, तो जब आप इसका एनवलप बनाओगे तो एनवलप आपका एनवलप डिटेक्टर से निकल जाएगा क्योंकि पॉजिटिव में। लेकिन मानिए अगर यही XT आपका ऐसे होता तो जो आपका मैसेज सिग्नल बनता है वो किस तरीके से बनता है, वो बनता है आपका इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे करके बनता है। तो क्या आपका एनवलप डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता, नहीं कर पाता। ठीक है ना, तो इसका डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं कि DSBSC को हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एनवलप डिटेक्टर क्या था, चीपली और इजीली था। हम ब्रॉडकास्ट में यूज़ करते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विद फुल कैरियर का। क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हमें बहुत सारे रिसीवर चाहिए होते हैं और इतने सारे रिसीवर हम चाहते हैं कि सस्ते हो ताकि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके और खरीद सके। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करते हैं DSBSC में, तो ब्रॉडकास्ट के लिए अपन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एनवलप डिटेक्टर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा टर्म नहीं आ रहा कि जैसा उसमें आ रहा था AC cos ओमेगा CT, ताकि उसको ऊपर शिफ्ट कर दे, जो नेगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव बना दे, नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे। इसलिए केवल यहाँ पे यही आ रहा है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये पूरी तरीके से ये हो जाएगा आपका cos ओमेगा CT। तो देखिए अगर इसका एनवलप डिटेक्टर से निकालोगे आप तो उसको इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, अब अगर इस तरीके से आएगा तो एनवलप डिटेक्टर क्या फॉल्स रिजल्ट देने लग जाएगा, तो आप एनवलप डिटेक्टर यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे DSBSC में। तो किसका यूज़ करेंगे सर, हम यूज़ करेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर का। क्या है सिंक्रोनस डिटेक्टर, कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, समझते हैं क्या कुछ है। जो भी आपका जो भी आपका DSBSC सिग्नल आ रहा था XDT की जो वैल्यू थी क्या थी हमारी, ये थी हमारी XT AC cos ओमेगा CT, इसका हमने मल्टीप्लाई कराया है उसी कैरियर सिग्नल से जिस कैरियर सिग्नल जो इसमें प्रेजेंट है। अब यही बहुत कठिन चीज़ है कि जो कैरियर सिग्नल आपका जो आप कैरियर सिग्नल आपका DSBSC सिग्नल में प्रेजेंट है, वही कैरियर सिग्नल आपको रिसीवर पे जनरेट करना है यूजिंग वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। यही बहुत कठिन होता है, यही बहुत कठिन होता है ये आपका AC cos ओमेगा CT जनरेट करना। हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो भी हमारा DSBSC सिग्नल है उसका मल्टीप्लाई उसी कैरियर सिग्नल से करा रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये हम वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर के कारण करते हैं। अगर आपने ऐसा सिग्नल जनरेट कर लिया तो आपका जो है इस सोर्स को मैं कोहेरेंट सोर्स बोलूँगा, और ये जनरेट करना बहुत ही आपका एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसी को मैं इसलिए ये DSBSC सिग्नल आपका एक्सपेंसिव होता है। DSBSC सिग्नल का डिटेक्शन आपका, या मैं कह सकता हूँ डीमॉड्यूलेशन आपका बहुत ही महंगा प्रोसेस है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, तो अब इस बीच वाली वेवफॉर्म देखेंगे अपन, तो बीच वाली वेवफॉर्म को मैं UT बोल देता हूँ। UT क्या आएगा, XDT इंटू में AC cos ओमेगा CT। UT क्या आएगा, XDT इंटू AC में cos ओमेगा CT। बहुत अच्छी बात है। तो XDT इज इक्वल टू क्या है, XT cos ओमेगा CT, UT में मैंने पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका AC स्क्वायर XT cos स्क्वायर 2 में cos स्क्वायर ओमेगा CT। ठीक है ना, अब इस cos स्क्वायर ओमेगा CT को कैसे लिख सकता हूँ मैं, बाई 2 करके लिख सकता हूँ। तो 1/2 कर दिया मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा CT को 1 प्लस जो आपको पता होगा फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा को कैसे लिख देंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए यहाँ पे ये जो पास हो रहा है आपका सिंक्रोनस डिटेक्टर से, ये सिग्नल आ गया आपका फाइनल। अभी कैसे पास हो रहा है, लो पास से, लो पास फिल्टर से पास हो रहा है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी ही पास हो पाएंगे, हायर कोई पास नहीं होने देगा। अगर आप बात करें ये वाले की, तो ये XT इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा तो ओमेगा एम है, क्योंकि मैसेज सिग्नल आ रहा है। लेकिन जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एम प्लस 2 ओमेगा सी हो जाएगा, ओमेगा एम माइनस 2 ओमेगा, तो हायर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो इसको तो पास करेगा नहीं है क्योंकि लो पास फिल्टर रहेगा, पास इसको कर देगा इसको पूरे को। तो पास कर देगा AC स्क्वायर 2 इंटू XT को। AC स्क्वायर 2 को अगर मैं K मान लूँ तो K इंटू XT को मिल गया आपका मैसेज। लेकिन की बात बहुत बड़ी है, अगर मानिए ये आपका कोहेरेंट सोर्स नहीं हुआ और आपके वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर का जो आउटपुट हुआ उसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी हुआ, ओमेगा सी प्लस, क्योंकि ओमेगा CT का होना चाहिए था, तो ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा CT भी हुआ, और फेज डिफरेंस भी हुआ, क्योंकि ये क्या था XDT तो था आपका AC XT
कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। अब इस ओमेगा सी जो यहाँ पे अब हमें सेम जनरेट करना था, एसी कॉस ओमेगा सी टी, सेम हम जनरेट कर नहीं पा रहे हैं, मैंने आपको बताया बहुत कठिन होता है जनरेट करना। तो मानिए जो आपका जनरेशन है उसमें कुछ तो आपकी फ्रीक्वेंसी का भी फर्क है, यहाँ ओमेगा सी थी, यहाँ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी है, और कुछ आपके फेज का भी फर्क है, यहाँ फेज 0 था, यहाँ फेज 5 है, फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो यही सबसे जनरलाइज केस है, आप हमेशा जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। यूटी निकालेंगे हम, जैसे उसमें निकाला तो यूटी में हमने क्या करा, एक्स डी टी की वैल्यू क्या थी, ए सी एक्स टी कॉस ओमेगा सी टी का मल्टीप्लाई कर दिया इससे हमने, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर एक्स टी तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका टू कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए हो जाए, ये कॉस ए मान लो इसको, ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कॉस बी, तो कर लीजिए बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी प्लस 5 प्लस ओमेगा सी, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी टी प्लस 5, ठीक है। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस का कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी टी प्लस 5 माइनस का ओमेगा सी, तो ये आ जाएगा आपका डेल ओमेगा सी टी प्लस 5, ठीक है ना। आप करके देखना, एक बार करना है कॉस ऑफ ए प्लस बी, जब इसका इससे आप प्लस करोगे तो 2 ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी आ जाएगा, ठीक है। इसका इससे करोगे तो माइनस करोगे तो ओमेगा सी प्लस डेल ओमेगा सी टी प्लस 5 माइनस ओमेगा सी टी कर दोगे तो ओमेगा सी टी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, कॉस ऑफ डेल ओमेगा सी टी प्लस 5 आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है ना। अब चूंकि हम पास कैसे कर रहे हैं, लो पास फिल्टर से पास कर रहे हैं, तो ये तो पास पास होगा नहीं, पास कौन सा हो जाएगा, डेल ओमेगा सी क्या है आपका बहुत छोटा है, ओमेगा सी का डिफरेंस बहुत छोटा, तो ये आपका पास हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आपका पास होगा, ये उसका मल्टीप्लाई पास हो गया आपका, इसको आपने K1 कर दिया, ठीक। तो K1 XT कॉस ऑफ डेल ओमेगा सी टी प्लस 5 आ गया बेटा आपको। अभी हमें चाहिए क्या था, K1 XT हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था K1 XT, आया क्या है, आया है मेरा K1 XT कॉस डेल ओमेगा सी टी प्लस 5। अब कैसे करेंगे इसको, कोई परेशानी वाली बात नहीं। देखिए ये वाला सिग्नल आ गया, सबसे पहला केस बता रहा हूँ आपको, डेल ओमेगा सी जब बराबर 0 है और 5 बराबर 0 के नहीं है, ठीक है। डेल ओमेगा सी तो बराबर है 0 के, लेकिन 5 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या बन जाएगा आपका 0 हो जाएगा पूरा, तो 5 आपका किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, तो ये आपका बन जाएगा K1 XT, ठीक है, इंटू कॉस 5 0 नहीं है, डेल ओमेगा सी 0 है, तो K1 XT कॉस 5। अब इस केस में क्या दिक्कत है, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है, ये केस अगर आप जानते हो कॉस 5 की वैल्यू होती है -1 से 1 ही तो होती है। अब कॉस 5 अगर आपका 1 हो गया तो ये केस क्या हो जाएगा आपका, ये केस K1 XT का डिनोट कर देगा जो आपको मैसेज सिग्नल चाहिए था। अगर 1 से छोटा भी हुआ, अगर 1 से छोटा भी हुआ तो क्या होगा, यहाँ एटेनुएशन ही तो होगा, 1 से छोटा मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एटेनुएशन हो जाएगा। ओरिजिनल सिग्नल था हमारा K1 XT, अब क्या है K1/2 इंटू XT आया, तो एटेनुएशन ही तो हुआ, हम इसको एम्पलीफाई कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत कब आ जाएगी, जब ये 5 की वैल्यू ये हो जाएगी 5/2 3/2 5/2, क्योंकि इस cos 5 इन सारे केसेस में किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल, यानी आपका इतना एटेनुएट हो गया सिग्नल कि सॉरी कि आपका सिग्नल ही खत्म हो गया। अब जब सिग्नल ही खत्म हो गया तो भैया एम्पलीफाई किसको करेंगे, इसी केस को मैं कहता हूँ क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, यही होता है मेरा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट, कि मेरा सिग्नल इतना एटेनुएट हो गया, इतना एटेनुएट हो गया कि सिग्नल ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके ये केस आपका टॉलरेबल है, नो डाउट टॉलरेबल है, केवल हमें ये वैल्यू को अवॉइड करना है, 5/2 3/2 5/2 नहीं आना चाहिए, केस मेरा टॉलरेबल है, ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर फेज में चेंज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें ये वाले केस हमें अवॉइड करने पड़ेंगे, 5/2 3/2 5/2, और दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एम्पलीफाई भी करना पड़ेगा सिग्नल अगर एटेनुएट हो गया। नेक्स्ट आता है कि मेरा ओमेगा सी तो 0 है नहीं, लेकिन मेरा 5 0 है, तो ओमेगा सी 0 नहीं है, 5 0 है, तो क्या बन जाएगा K1 XT कॉस डेल ओमेगा सी टी। अब ये टॉलरेबल नहीं है बेटा, ये टॉलरेबल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे टाइम के साथ चेंज हो रही है चीज़ें, क्योंकि जब आपका कॉस वाला सिग्नल है टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अब मतलब कहीं तो आपका ज़्यादा अगर आपका एम्पलीफाई हो रहा होगा तो कहीं तो ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा, कहीं कम एम्पलीफाई हो जाएगा, अगर एटेनुएट हो रहा होगा तो कहीं ज़्यादा एटेनुएट हो जाएगा, कहीं कम एटेनुएट हो जाएगा। ध्यान रखना, दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग तरीके की चीज़ होती है, एक होता है एम्पलीफिकेशन, एक होता है फेथफुल एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब है कि कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन हुआ हो, मानो किसी पॉइंट पे 2 का एम्पलीफिकेशन हो गया हो, किसी पॉइंट पे 3 का एम्पलीफिकेशन हो गया, तो वो मेरे लिए एम्पलीफिकेशन डिस्टॉर्शन हो गया, क्योंकि फेथफुल एम्पलीफिकेशन में क्या होगा कि एक ही तरीके से एम्पलीफाई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या टाइम के साथ चीज़ें कन्वर्ट हो रही है, टाइम के साथ चीज़ें कन्वर्ट होंगी या एम्पलीफाई होगा या एटेनुएट होगा, तो वो डिस्टॉर्शन है, उसको मैं हटा नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ये मेरा टॉलरेबल रहेगा। तीसरा केस तो मेरा बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है कि यहाँ पे दोबारा से टी आ रहा है, ठीक है। चौथा केस अगर मिल रहा है तो मुझे बहुत बढ़िया है, मुझे अपना मैसेज अगर डेल ओमेगा सी भी 0 है 5 0, तो पहले वाला केस हो गया अपना कोहेरेंट डिटेक्टर वाला, ठीक है। तो इसमें से पहला केस टॉलरेबल है, दूसरा तीसरा टॉलरेबल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि टाइम की, क्योंकि टाइम के हिसाब से सिग्नल अगर चेंज होगा तो कहीं पे ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा, कहीं पे कम एम्पलीफाई होगा, या एटेनुएट होना होगा तो कहीं पे ज़्यादा एटेनुएट हो जाएगा, कहीं पे कम एटेनुएट हो जाएगा। मैं उस एटेनुएशन के फैक्टर को या उस एम्पलीफिकेशन के फैक्टर को नलीफाई नहीं कर पाऊंगा। नलीफाई में तभी कर पाता हूँ या तो वो एम्पलीफाई सेम फैक्टर से हो या वो एटेनुएट सेम फैक्टर से, ठीक है। तो पहला केस टॉलरेबल है, दूसरा तीसरा है नहीं, चौथा तो आपको परफेक्ट है, ये तो हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई है नहीं, ठीक है। अब कैसे कैसे, अब ये तो हमने बताया सिंक्रोनस डिटेक्टर, तो अब हमारे पास आएंगे ऐसे रिसीवर्स जिसमें हम अगर अपने DSB-SC सिग्नल को भेजें, ठीक है, तो मतलब ओमेगा सी में वो क्या करते हैं, ओमेगा सी और 5 को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ये डेल ओमेगा सी और इस 5 को नलीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर नलीफाई नहीं भी कर पाए तो उनको बिल्कुल मिनिमम करने कर देते हैं, ठीक है। नलीफाई नहीं भी कर पाए तो उनको क्या करते हैं, उनको मिनिमम। उसमें जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि जब हमने सिंक्रोनस डिटेक्टर पढ़ा था तो हमें फ्रीक्वेंसी और फेज में कुछ ना कुछ हमारा फ़र्क आ रहा था, जिससे हमारा
जो मैसेज सिग्नल था उसको रिट्रीव करने में हमें दिक्कत आ रही थी। तो इस फ्रीक्वेंसी और फेज़ के जो डिफरेंस को कम करने के लिए हम दो तरह के रिसीवर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कोस्टाज रिसीवर, एक पढ़ेंगे स्क्वायर रिसीवर, स्क्वायर लॉ रिसीवर। कोस्टाज रिसीवर में सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। जो कोस्टाज रिसीवर होता है इसमें क्या होता है बेटा, हमें मान के चलते हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारी सिंक्रोनाइज्ड है, when the frequency is synchronized and we have only phase is not synchronized, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज्ड है, फेज सिंक्रोनाइज नहीं है। जैसा कि हम यहाँ ध्यान से देखें कि क्योंकि देखो VCO का जनरेट कर रहा है, VCO जनरेट कर रहा है आपका AC cos ओमेगा CT, ओमेगा C प्लस डेल ओमेगा CT नहीं कर रहा है, ठीक है, ये केवल ओमेगा CT कर रहा है। यानी आप ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि डेल ओमेगा C वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब ये आपका अनसिंक्रोनाइज नहीं है। आपका फ्रीक्वेंसी तो सिंक्रोनाइज, लेकिन क्योंकि डेल फाई आ गया इसलिए आपका फेज सिंक्रोनाइज नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये XDT है, ये आपका DSB-SC सिग्नल है, हम जानते हैं कैसा होता है, ये होता है AC XT cos ऑफ ओमेगा CT। ये जा रहा है दो, एक तो है आपका, एक तो है AC cos ओमेगा CT जो आपका VCO जनरेट कर रहा है, AC cos ओमेगा CT प्लस 5। फिर क्या हुआ, AC का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, तो cos का क्या हो गया, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट। तो जो cos सिग्नल था इसका काय में कन्वर्ट हो गया, ये आपका साइन सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, और ये हो गया आपका AC साइन ऑफ ओमेगा CT प्लस 5, ठीक है। तो ये AC XT cos ओमेगा CT का मल्टीप्लाई होगा आपका AC cos W1T आ जाएगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा ये इस वाले सिग्नल से होगा AC cos ओमेगा CT प्लस 5 से, और हम W1T निकाल लेंगे, ये आपका W1T है बीच वाला। तो W1T क्या आएगा, XDT जो कि यहाँ से आया है, इनटू में AC cos ओमेगा CT प्लस 5, ठीक है ना। तो जो आपका XDT है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो XDT की वैल्यू क्या है, बता चुका हूँ मैं आपको, AC XT cos ओमेगा CT हमने यहाँ पुट कर दी, इंटू AC cos ओमेगा CT प्लस 5। क्या करेंगे अपन, बाय 2 कर देंगे, 2 का इंटू कर देंगे, या बाय 2 कर दे, 2 का इंटू 2 cos A cos B लगा देंगे। 2 cos A cos B का फॉर्मूला अपने को पता है, cos ऑफ A प्लस B प्लस का cos A माइनस B। अगर मैं इसको A मान लूँ तो ये मेरा B हो जाएगा, तो हो जाएगा cos ऑफ A प्लस B cos ऑफ ओमेगा CT प्लस 5 प्लस ओमेगा CT, ठीक है, cos ऑफ A प्लस B माइनस का प्लस का cos ऑफ A माइनस B, तो cos ऑफ A प्लस B हो जाएगा प्लस का cos ऑफ A माइनस B हो जाएगा, ठीक है। तो जब A प्लस B होगा तो 2 ओमेगा CT प्लस 5 आएगा, और जब A माइनस B होगा तो केवल cos 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या लग रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देख सकते हो, तो इसके आगे आपका लो पास फिल्टर है, मतलब लो फ्रीक्वेंसीज कोई पास करेगा। तो अगर मैं लो फ्रीक्वेंसीज की बात करूँ तो cos 2 cos ओमेगा CT तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी है, 2 ओमेगा C पे जा रहा है इसका, ठीक है ना। ये पास होगा नहीं, पास कौन सा होगा, केवल ये वाला। तो आपका क्या पास हो गया, AC स्क्वायर बाई 2 XT इंटू cos 5 पास हो गया, तो ये तो हो गया आपका Y1T, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया Y1T जो भी आया है आपका, ठीक है। अब मैं Y2T की बात करूँ, सॉरी अब मैं क्या निकालता हूँ, W2T निकालता हूँ। W2T कैसे निकालेंगे, वही XDT का मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे मैंने वही कराया, देखिए XDT का मल्टीप्लाई कराया AC साइन ओमेगा CT प्लस 5 से, तो ये XDT की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। ये सब करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 साइन cos B लगाएंगे तो क्या होता है, साइन ऑफ A प्लस B प्लस का साइन ऑफ A माइनस B। साइन ऑफ A प्लस B करेंगे तो 2 ओमेगा CT प्लस 5 आ जाएगा। फिर साइन A माइनस B करेंगे तो ये आपका कैंसिल होकर साइन 5 आ जाएगा। आंसर कितना आया आपका, आंसर आया आपका AC स्क्वायर बाई 2 XT इंटू साइन 5, ठीक है। अब देखिए ये मैं, अब ध्यान से देखना है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं I चैनल कह रहा हूँ, ये मैं Q चैनल कह रहा हूँ। I चैनल मतलब इनफेस चैनल, Q चैनल मतलब क्वाड्रेचर नल इफेक्ट चैनल। क्यों क्वाड्रेचर नल इफेक्ट चैनल, देखिए आपका यहाँ पे आया AC स्क्वायर बाई 2 XT साइन 5, यहाँ AC स्क्वायर बाई 2 XT इंटू cos 5। फेज डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस करेगा और VCO को आउटपुट देगा, ठीक है ना। तो जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस जो है, जैसे ये वाला सिग्नल आपका जीरो हो गया, ठीक है, ये वाला सिग्नल आपका जीरो हो गया, तुरंत क्या करेगा, तुरंत आपका फेज डिस्क्रिमिनेटर क्या करेगा, तुरंत फेज डिस्क्रिमिनेटर आपका वही फेज जो है, जिस फेज पे ये जीरो हो जाएगा, वही फेज जो है लॉक कर देगा और VCO आपका लॉक हो जाएगा। अब ये कब जीरो होगा, ये जीरो होगा 5 बराबर 0 पे, 5 बराबर पाई पे, 5 बराबर 2 पाई पे। यानी इस पे QNE कब आएगा, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट कब आएगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। अब जो जिन फेजेस पे इस पे QNE आ रहा है, उन फेजेस पे ये वाला आपका मैक्सिमम है। इस पे क्या वैल्यू है आपकी, इस पे आपकी वैल्यू है AC स्क्वायर बाई 2 XT। अब प्लस, अब 0 पे तो 1 आएगा, पाई पे आप कहोगे सर -1 हो जाता है, या सॉरी पाई पे आप सर +1 हो जाता है, 2 पाई पे -1, तो मतलब +1 -1 हम कर सकते हैं, ठीक है ना, +1 -1 हटा सकते हैं, 0 नहीं होना चाहिए। तो Q चैनल का क्या मतलब है यहाँ पे कि ऐसे फेजेस जिस पे Q क्वाड्रेचर, ये Q चैनल का आउटपुट जो है 0 हो जाए, उसी फेज को क्या कर देगा, लॉक कर देगा। जैसे ही उस फेज को लॉक करेगा तो VCO आपका AC cos ओमेगा CT जनरेट करने लग जाएगा। देखिए क्यों जनरेट करने लग जाएगा, क्योंकि उस फेजेस पे जिस फेज पे साइन 5 वाला सिग्नल 0 होगा, उस फेजेस पे अगर आप 5 की वैल्यू उस पे रखोगे ऊपर, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू को चूज कर रहा होगा। ये आपका 1 को -1 को -1 को चूज कर रहा होगा। -1 की बात है तो हम हटा देंगे उसको, ठीक है, उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फेज डिस्क्रिमिनेटर जब तक आपका इनका डिफरेंस बनाता रहता है, जब तक ये वाला QNE वाला चैनल 0 नहीं है, इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं है। जैसे इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आ जाए, तुरंत उस 5 की वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए तुरंत क्या कर देगा, तुरंत जैसे ही इस पे QNE आ जाएगा, तुरंत फेज डिस्क्रिमिनेटर VCO के तहत इसको लॉक कर देगा और आपका आउटपुट आ जाएगा AC स्क्वायर बाई 2 इंटू XT। क्योंकि cos 5 की वैल्यू 0 है, पहली वैल्यू ले लेता हूँ 0 है, तो 0 रखेंगे, तो cos 5 की वैल्यू 0 1, तो AC स्क्वायर बाई 2 XT आपका आउटपुट आपको मिल गया, जो कि मैसेज सिग्नल है। यही लिखा है मैंने यहाँ पे, when value of YT is equals to 0, the phase discriminator will stop doing the difference and lock the VCO। क्यों, क्योंकि 5 की वैल्यू, 5 पे जिसकी वैल्यू 0 होगी उस पर इन फेज वाले चैनल मैक्सिमम होगा, ठीक है, आपका आउटपुट आ जाएगा।
नेक्स्ट हम लेते हैं डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबीएससी में स्क्वायर लूप टेक्निक। देखो स्क्वायर लूप टेक्निक को ध्यान से समझेंगे। स्क्वायर लूप टेक्निक आपसे ये कहती है स्क्वायर लूप टेक्निक को हम देखते हैं ध्यान से, ठीक है। स्क्वायर लूप टेक्निक में हम क्या करते हैं, स्क्वायर लूप टेक्निक में हम क्या करेंगे, इसमें दोनों होता है, इसमें फेज भी क्लियर हो जाएगा और आपका इसमें फेज भी क्लियर हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, कॉस्टल इसी तरह मान के चल लेते हैं फ्रीक्वेंसी पहले से ही सिंक्रोनाइज, इसमें क्या दोनों को सिंक्रोनाइज नहीं, हमने दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना कठिन प्रोसेस है, कितना कॉस्टली प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए AMFC ज़्यादा था फैंसी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वहाँ पे पावर ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। चलिए स्क्वायर लूप अपने देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर लॉ सर्किट है, जो XDT जो भी आपका XDT किसके इक्वल है, XDT आपका इक्वल किसके, XDT इक्वल है AC cos ऑफ ओमेगा CT XT इंटू AC cos ओमेगा CT। क्या करेगा, इसका स्क्वायर कर देगा तो W1T आ जाएगा, W1T मैंने लिख दिया AC स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा CT इंटू S स्क्वायर T। XT की मैं वैल्यू मान लेता हूँ जो मेरा मैसेज सिग्नल है, ठीक है ना, जो XT है, क्योंकि AC XT cos ओमेगा CT होता है, तो AC XT की जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसकी वैल्यू में AM cos ओमेगा MT मान लेता हूँ। मैं रखूँगा तो इस तरीके से मेरा सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। क्या कर सकता हूँ मैं, 2 का बाय 4 करके 2 का तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ cos स्क्वायर ओमेगा CT से, और 2 का सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ बाय 4 कर लूँ। आप जानते हैं जो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है मैथमेटिक होता है 1 + cos 2 थीटा, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 + cos 2 ओमेगा CT लिख दिया, इंटू में 1 + cos 2 ओमेगा MT लिख दिया। मैंने क्या करा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा, 2 का इधर तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का डिवाइड कर दिया। 2 cos स्क्वायर थीटा का होता है 1 + cos 2 थीटा, तो 1 + cos 2 थीटा लग जाएगा, 1 + cos 2 थीटा लग जाएगा आपको, ठीक है। फिर आ जाएंगे अपन W1T पे, ठीक है। फिर अपन W1T पे आ जाएंगे। W1T कैसे करेंगे अपन, ये देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होगा 1 + 1 तो cos 2 ओमेगा CT का होगा तो इसके साथ 1 ही आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ होगा cos 2 ओमेगा T, फिर इसका इसके साथ होगा तो cos 2 ओमेगा CT इंटू cos 2 ओमेगा MT। इसका अपन वो बना लेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। एक तो आपका 1 पे ही है, एक तो 0 पे ही आ जाएगा, दूसरा आपका कहाँ है 2 ओमेगा M पे, तो 2 ओमेगा M का आ जाएगा। फिर कहाँ है आपका 2 ओमेगा C का है, तो 2 ओमेगा C का आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा M तो कम है ना, ओमेगा C ज़्यादा है। फिर कहाँ है आपका, अब देखिए ये क्या होगा कि भाई 2 cos cos भी हो जाएगा, 2 ओमेगा C + 2 ओमेगा M, 2 cos 2 ओमेगा C - 2 ओमेगा M, 2 ओमेगा C + 2 ओमेगा C - 2 ओमेगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ से पास हो रहा है, ये एक नैरो बैंड फिल्टर से पास हो रहा है। आप ध्यान दीजिए जो आपका W1T आपने निकाला है ये एक नैरो बैंड फिल्टर से पास हो रहा है, जो कि फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी इसकी +2 ओमेगा C पे ही पास कर सकता है नैरो बैंड फिल्टर। तो केवल और केवल कौन सा पास होगा, सिर्फ और सिर्फ +2 ओमेगा C वाला पास होगा, और कोई पास नहीं होगा। तो कौन सा पास होगा, K1 × cos 2 ओमेगा CT पास होगा, ये K1 × cos 2 ओमेगा CT पास होगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका जो W2 है वो कितना आया है, W2 जो मैंने निकाल लिया, जो मेरा W2T है वो आया मेरा K1 cos ऑफ 2 ओमेगा CT, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस देखिए अभी क्या हो रहा है, E1T क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, K1 cos 2 ओमेगा C + डेल ओमेगा CT + 5 से मल्टीप्लाई होगा आपका कौन सा सिग्नल, K1 2 cos ओमेगा CT, वही मैंने कर रखा है, ठीक है। वही कहानी बाय 2 करेंगे, cos से cos भी करेंगे, ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई तो लो पास फिल्टर से, लो पास फिल्टर में ये तो पास हो नहीं पाएगा, 4 ओमेगा C बहुत हाई है, ये पास हो जाएगा, डेल ओमेगा CT बहुत छोटा है, ये आपका पास हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये पास हो जाएगा, जैसे ये आ जाएगा आपका, तुरंत हम क्या करेंगे, आपके VCO को ट्यून करेंगे, VCO को इस तरह ट्यून करेंगे कि आपका जो अब देखिए ये जो एरर है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तुरंत हम इस तरीके से इसको ट्यून करेंगे कि अपना टाइम के साथ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, चेंज ना हो, और जिस टाइम पे जिस ट्यूनिंग पे ये कांस्टेंट हो जाएगा वहीं पे हम लॉक कर देंगे, वहीं पे हम क्या करेंगे, लॉक कर देंगे इसको। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो डेल ओमेगा C किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आया क्या आपका, फिर आपका ये आया K1 स्क्वायर T cos 5। अब फिर हम दोबारा ट्यून करेंगे इस VCO को, हम ऐसे ट्यून करेंगे कि जो मैक्सिमम हो जाए, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब 0 होगा। देखिए मैंने बिकम लार्ज 5 = आपका क्या K1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। बुक्स में लिखा रहता है कि आपको एरर हटाना, लेकिन एरर नहीं हटाना आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको ये डेल ओमेगा C हटाना है और ये फाई हटाना है। डेल ओमेगा C मैंने सबसे पहले VCO को ट्यून करा कि ऐसी फ्रीक्वेंसी निकाल दूँ उसमें टाइम के साथ चेंज ना आ रहा हो, तो डेल ओमेगा C मेरा 0 हो जाएगा, वहाँ टर्म पूरा 0। फिर मैं फाई के लिए चेंज करूँ तो कब मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, फिर VCO को ट्यून करूँगा। तो जब फिर मैं VCO को ट्यून करूँगा तो जिस पॉइंट पे E2T मैक्सिमम हो जाएगा, मैं कह दूँगा कि मेरा फेज भी कॉन्स्टेंट है, और मैं अपने PLL को फेज, ये पूरा फेज लॉक लूप है बेटा, इसको मैं कहता हूँ फेज लॉक लूप PLL, ठीक है। तो मैं अपने PLL को उसी फ्रीक्वेंसी पे उसी फेज पे मैं आपका लॉक कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो E2 है K1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अब जो आपका VCO का आउटपुट है, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही आपका अब क्या हुआ, अपने फेज ये 0 हो गया, आपका ये भी 0 हो गया, तो क्या रह गया K1 cos 2 ओमेगा CT, तो यही लिख रखा है मैंने, VCO का आउटपुट क्या हो जाएगा K1 cos 2 ओमेगा CT। अब आपका क्या, अब हमें क्या निकालना, अब देखिए ये जो K1 cos ओमेगा 2 CT है, ये जाएगा आपका डिवाइड बाय 2, फ्रीक्वेंसी इसकी डिवाइड हो जाएगी बाय 2 से। कैसे कर सकते हैं हम, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, डिजिटल में फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देते, तो रह जाएगा आपका K1 cos ओमेगा CT इंटू में क्या रह जाएगा, इंटू में आपका E1T कितना निकला था आपका, तो देखिए जो YT है आपका ये क्या है, तो ये तो हो जाएगा। अब आपका जो YT है वो कितना है, YT जो है आपका, आप देख सकते हैं जो YT है वो है XDT, ठीक है, इंटू में जो आपका VCO का आउटपुट डिवाइड बाय 2, तो XDT क्या है आपका AC cos ओमेगा CT,
यही मैंने कर रखा है इंटू एक्स टी, इंटू में K1 कॉस ओमेगा सी टी, क्योंकि कॉस 2 ओमेगा सी टी था बाई 2 हो गया यहाँ से, डिवाइड बाई 2 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी हो गई यहाँ पे आधी हो गई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स टी। फिर हम इसमें बाई 2 कर लेंगे, सॉरी इसमें हम क्या करें AC K1 बाई 2 इधर करके 2 कॉस ओमेगा सी टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी हो जाएगा, उसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर देंगे। अभी दोबारा से लो पास फिल्टर से पास हो रहा है तो केवल लो पास वाली फ्रीक्वेंसीज पास होंगी, आप करके देखिएगा K1 XT ही केवल पास हो पाएगा। मिल गया आपको आपका मैसेज। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।